हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की इंग्लिश की बुक पूर्वी की यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर है द चेरी ट्री। नाउ इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1 क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पार्ट 1 का। यहाँ पे हमें चैप्टर में से कुछ इवेंट्स दिए हैं, हमें इन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कौन सा इवेंट पहले हुआ उसके बाद क्या हुआ। तो नंबर 1 ऑलरेडी हमें बताया गया है। नंबर 2 है ये राकेश को जो है उसके दादाजी के पास रहने के लिए भेज दिया गया था। नंबर 3 है ये। नंबर 4 है ये। नंबर 5 है ये। नंबर 6 है उसने देखा कि जहाँ पे उसने चेरी का सीड जो है वो लगाया था वहां पे अब एक पेड़ आ गया है। नंबर 7 है उसने वहां पे पानी दिया। नंबर 8 है चेरी ट्री जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगा। नंबर 9 है फिर वहां पे एक बकरी आ गई थी जिसने उसकी पत्तियां खा ली थी। नंबर 10 है दादाजी जो है ग्रैंडफादर जो है उन्होंने राकेश से कहा कि चेरी ट्रीज जो है बहुत टफ होते हैं, तो वो इतनी जल्दी मरेगा नहीं, बहुत टफ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द चेरी ट्री वुड सर्वाइव? व्हाई डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है चेरी ट्री सर्वाइव करेगा, और ऐसा आपको क्यों लगता है? तो मुझे लगता है कि चेरी ट्री सर्वाइव करेगा, क्योंकि एक तो राकेश उसका अच्छे से ध्यान रख रहा है, पानी डाल रहा है, उसने उसके चारों तरफ पत्थर भी लगा दिए हैं। और जब बकरी ने उसकी पत्तियां खा ली तो दादाजी ने उससे कहा था कि चेरी ट्री जो है वो बहुत ही टफ होते हैं, यानी किसी भी कंडीशन में ग्रो कर जाएंगे। तो ये सब देख के मुझे लगता है कि वो चेरी ट्री सरवाइव कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक टेबल दी है कॉज एंड इफेक्ट की, इसे हमें कंप्लीट करना है। कॉज का मतलब हुआ ये घटना हुई जिसकी वजह से ये हुआ। तो यहाँ पे घटना का कारण है ये कि ये चीज हुई जिसकी वजह से ये उसका परिणाम हुआ। तो पहला है उस औरत ने जो है चेरी ट्री को काट दिया था जब वो घास काट रही थी, तो क्या उसका परिणाम हुआ? दादाजी ने जाके उसे डांटा। नेक्स्ट है राकेश जो है अपने गांव चला गया मॉनसून में अपने माता पिता की मदद करने, तो क्या परिणाम हुआ? जब वो वापस आया तो वो पतला दुबला था बट स्ट्रांग था। नेक्स्ट है एक कैटरपिलर जो है वो चेरी ट्री की पत्तियां खाने लगा, तो क्या हुआ उसका परिणाम? राकेश ने जो है उसे वहां से हटा के पत्तियों के ऊपर फेंक दिया, सूखी लीव्स के ऊपर फेंक दिया। नेक्स्ट चेरी ट्री जो है उसमें पहली बार बहुत सारे फूल आए, तो उसका क्या परिणाम हुआ? राकेश और दादाजी जो है उन्होंने उस पेड़ को बहुत ही हैरानी से देखा, ऐसे देखा जैसे कोई जादू हो कि ये देखो ये हमने पेड़ लगाया और इसमें इतने सारे फूल आ गए। राकेश ने जो है एक छोटी सी चेरी जो है समर सीजन में टेस्ट की, उसका क्या हुआ परिणाम फिर? वो बहुत ही खट्टी थी तो उसने उसे मुंह से फेंक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन फ्रेज विद अ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे अंडरलाइन फ्रेज है क्विकली एंड विदाउट डिले, तेजी तेजी बिना किसी देरी के। तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं प्रॉम्प्टली। देखिए यहाँ पे वर्ड आया है प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है जल्दी, बिना किसी देरी के। What does Rakesh's action of rolling the cherry seed in his mouth most likely suggest about his mood at that moment? राकेश ने जब वो चेरी खाई तो उसके बाद उस बीजे को उसने अपने मुंह से फेंका नहीं, उसे मुंह में ही रखा हुआ था, तो उससे जो है हमें उसके मूड के बारे में क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि वो उस टेस्ट को बहुत ही एंजॉय कर रहा था, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था, इसलिए वो उसे खत्म नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि ये मोमेंट कंटिन्यूअस चलता रहे, इसलिए उसने उस सीड को फेंका नहीं। Complete the following sentence. Rakesh's decision to plant the seed shows that he respects and values his grandfather's advice. उसका जो डिसीजन था कि चेरी की जो सीड है उसे वो प्लांट कर देगा, उससे हमें ये पता चलता है कि वो दादाजी की सलाह को रिस्पेक्ट करता है और वैल्यू देता है, इसलिए उसने उनकी सलाह मानी। How does the grandfather's advice reflect his view about luck and effort? उनकी सलाह से जो है हमें उनके जो व्यूज हैं लक और एफर्ट के बारे में, किस्मत के बारे में, मेहनत के बारे में, हमें क्या पता चलता है कि इस चीज के बारे में उनके क्या व्यूज हैं? तो दादाजी ये मानते थे कि लक जो है वो उन्हीं लोगों के पास होता है, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो कुछ मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं। कुछ काम करोगे तभी तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी। उन्होंने राकेश को ये सिखाया कि सक्सेस
या फिर अच्छी किस्मत जो है वो ऐसे ही नहीं आती है कि तुमने किसी चीज को ऐसे ही छोड़ दिया, कह दिया अच्छा ये तो लकी है इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। नहीं, तुम्हें उस चीज का कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा पर्पसफुली, उसका कुछ सही इस्तेमाल करो तभी जो है उससे तुम्हें कुछ फायदा होगा। जैसे कि अगर कोई बीज है आपके पास तो उसे अगर तुम बो दोगे, मिट्टी में लगा दोगे तो पेड़ उगाएगा, तभी तो उसका फायदा हुआ। ऐसे ही रख लिया तो कुछ नहीं होगा ना। नेक्स्ट हमें अगेन एक और एक्सट्रैक्ट दिया है चैप्टर में से, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला है ये जो फ्रेज है, फील्ड माई सॉट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज, इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो खेतों के चूहे थे वो भी उस झोपड़ी की छत के नीचे आके शेल्टर पनाह ले रहे थे, छुप गए थे। इससे हमें ये पता चल रहा है कि बाहर मौसम बहुत ही खराब था और बहुत ही सर्दी थी, इसलिए छोटे छोटे जानवर भी जो है वो अंदर जगह ढूंढ रहे थे ताकि उन्हें गर्मी मिल जाए और सुरक्षा मिल जाए। उन्हें बाहर जो है खतरा था, मर सकते थे इतनी ठंड में, इसलिए अंदर आके छुप गए थे। What can be inferred about the cherry tree's toughness from the line the cherry tree bent low with the weight of snow? ये जो लाइन है कि चेरी ट्री जो है वो झुक गया था बहुत ही नीचे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी बर्फ गिर गई थी तो उसके वेट से वो झुक गया था। इससे हमें उसकी टफनेस के बारे में क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि कितना भी बेकार मौसम हो, कितना भी खराब मौसम हो, वो हर चीज को झेल सकता है। तो वेट से जो है वो झुक तो गया बट टूटा नहीं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो स्ट्रांग है, टफ है। How did the early winter affect grandfather's mood and storytelling? ये जो सर्दी आ गई इतनी जल्दी, इससे जो है दादाजी के मूड पे क्या फर्क पड़ा, क्या असर हुआ? तो इससे जो है दादाजी बहुत ही ग्रम्पी और ग्लूमी हो गए, यानी बहुत ही दुखी से हो गए, ग्रम्पी हो गए, चिड़चिड़े से हो गए। क्योंकि स्नो की वजह से जो है न्यूज़पेपर नहीं आ रहे थे, तो वो जो है उन्हें न्यूज़ नहीं पता चल रही थी कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसलिए जो है वो बहुत ही चिड़चिड़े हो गए थे, तो उनकी स्टोरीज जो थी वो भी जो है दुखी हो गई थी और उनकी जो एंडिंग्स थी वो बहुत ही सैड सी थी। तो इससे पता चल रहा था कि उनका मूड जो है बहुत ही खराब है, बहुत ही उदास सा है। डल का मतलब होता है उदास, ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, एंड ग्लूमी का मतलब भी हुआ उदास, सैड। Comparison of Rakesh's age to the cherry tree's age symbolizes, ये जो comparison हुआ है राकेश की एज का चेरी ट्री की एज के साथ, इससे जो है क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि चेरी ट्री जो है और राकेश की जो डेवलपमेंट है दोनों ही जो है पैरेलली हो रहे हैं, दोनों साथ साथ जो है बड़े हो रहे हैं। इधर चेरी ट्री बड़ा हो रहा है और इधर राकेश जो है वो ग्रो कर रहा है। Why did Rakesh parents send him to मसूरी? राकेश के माँ बाप ने उसे मसूरी क्यों भेजा? क्योंकि वो जो है बहुत ही छोटे गांव में रहते थे जहाँ पे कोई स्कूल नहीं था, और वो चाहते थे कि उनके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, इसलिए उन्होंने जो है उसे उसके दादाजी के पास मसूरी में भेज दिया जहाँ पे वो स्कूल जा सकता था। Why did Rakesh let the praying mantis remain on the branch of the cherry tree? वो जो प्रेइंग मैंटिस था उसे राकेश ने चेरी ट्री की टहनी पे, ब्रांच पे बैठे क्यों रहने दिया, उसे क्यों नहीं उसने हटाया? प्रेइंग मैंटिस आपको पता है क्या होता है? ग्रास हॉपर की तरह जो है एक छोटा सा इंसेक्ट होता है। तो वो जो है उसके हाथ जो है वो आगे ऐसे झुके हुए होते हैं, हाथ या पैर जो भी कहो आप उसके, वो ऐसे तो उसे वो ऐसे झुके हुए होते हैं कि उन्हें देख के ऐसे लगता है जैसे वो प्रे कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है हाथ जोड़ के, इसलिए उसे कहा जाता है प्रेइंग मैंटिस। तो वो प्रेइंग मैंटिस को उसने क्यों नहीं हटाया? क्योंकि वो जो है नेचर के सारे क्रीचर्स की जो है रिस्पेक्ट करता था। उसने देखा कि ये चेरी ट्री का फर्स्ट विजिटर है, तो उसे बहुत ही खुशी हुई कि वो अपना ट्री जो है इस विजिटर के साथ शेयर करे, इसलिए उसने उसे नहीं हटाया वहां से। हाउस लाइफ इन द हिमालयन फुटहिल्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी? हिमालय की पहाड़ियों पे जो है लाइफ कैसी है, हमें स्टोरी में कैसे बताया गया है कि कैसी है लाइफ वहां की? तो वहां की जो लाइफ है वो दिखाई गई है कि बहुत ही सिंपल है, पीसफुल है, बट उसमें चैलेंजेस भी हैं क्योंकि मौसम खराब होता रहता है। सॉइल जो है वो पथरीला है और हवा जो है वो ठंडी चलती है, और बस कुछ ही फ्रूट ट्रीज वहां पे होते हैं। लोग जो है नेचर के आसपास रहते हैं और वो जो है क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे मेज है, बार्ली है। तो ये सब जो है वो अपने छोटे छोटे टेरेस में जो है अपने छोटे छोटे खेतों में उगाते हैं, और जंगल की ब्यूटी जो है उसे सब लोग जो है एंजॉय करते हैं। तो सब लोग वहां पे नेचर लविंग है, नेचर के पास रहते हैं, तो वहां की लाइफ जो है वो सिंपल पीसफुल है, बट चैलेंजिंग भी है, मुश्किलें भी। What might Rakesh mean when he says, is this what it feels to be God?
राकेश का क्या मतलब हो सकता है जब वो एंड में ये कहता है, क्या भगवान की भी यही फीलिंग होती है, क्या यही वो फीलिंग है जो भगवान को भी होती होगी? Rakesh feels a deep sense of wonder and pride as he sees the tree he planted grow tall and full of life. तो राकेश जो है, जब वो इस पेड़ को देखता है, चेरी ट्री को देखता है कि वो इतना ऊंचा हो गया है, इतना हरा भरा है, तो उसे बहुत ही आश्चर्य की और बहुत ही गर्व की फीलिंग आती है अंदर की, देखो मैंने इस पेड़ को लगाया और ये कितना बड़ा हो गया, कितना हरा भरा हो गया। तो उसने जो है एक पेड़ को जो है क्रिएट किया, राइट, उसने जमीन में वो बीज लगाया और उसके बाद उसने उसकी केयर की, उसका ध्यान रखा। तो इससे जो है उसने क्या एक्सपीरियंस किया, उसने उस खुशी को एक्सपीरियंस किया जो किसी चीज को जान दे, जीवन देने से होती है, राइट। आप किसी को जीवन दो तो ये जो खुशी है ये उससे एक्सपीरियंस हुई, जैसे डॉक्टर किसी की जान बचा ले तो उन्हें कितनी खुशी होगी, ऐसे ही उसे खुशी हो रही है कि उसने इस पेड़ को जो है जमीन पे लगाया और ये इतना बड़ा हो गया। तो उसे लग रहा है कि क्या यही वो फीलिंग है जो भगवान को भी होती होगी जब वो जो है सारी जीवित चीजों को देखते होंगे, क्योंकि हर जीवित चीज को भगवान ने बनाया है, तो क्या उन्हें भी यही फीलिंग आती है जो आज मुझे आ रही है? हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन राकेश एंड हिज ग्रैंडफादर? तो राकेश और दादाजी के बीच जो रिश्ता है वो बहुत ही प्यार भरा है, बहुत ही गर्मजोशी से भरा हुआ है, और वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। दादाजी जो है राकेश को बहुत ही सब्र के साथ और बहुत ही दिमाग के साथ गाइड करते हैं, उसे समझाते हैं ऐसे करना है वैसे करना है। राकेश उनकी बात अच्छे से सुनता है, समझता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करना एंजॉय करता है। वो एक दूसरे के साथ स्टोरीज, हंसी खुशी और चेरी ट्री का ध्यान रखना, ये सारे एक्सपीरियंस जो हैं वो शेयर करते हैं आपस में। What can you infer about the connection between humans and nature based on the story? इस स्टोरी से हमें इंसान और नेचर के बीच में जो कनेक्शन है उसके बारे में क्या पता चलता है? तो हमें ये पता चलता है कि नेचर और इंसान जो है वो बहुत ही गहराई से आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत ही डीपली कनेक्टेड हैं। अगर इंसान जो है नेचर का ध्यान रखे, जैसे राकेश और दादाजी ने रखा उस चेरी के पेड़ का, तो उससे उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। एक ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे मैंने कितना कुछ हासिल कर लिया है, ऐसे दिल आपका भर जाएगा, इतनी अच्छी फीलिंग आएगी। तो अगर आप नेचर का ध्यान रखोगे तो बदले में नेचर जो है आपको खूबसूरती देगा, आपको ग्रोथ देगा, वो बड़ा होगा, राइट, तो आपको देख के खुशी होगी। तो नेचर और इंसान जो है अगर साथ में जो है एक दूसरे का ध्यान रखें, अगर हम नेचर का ध्यान रखें तो बदले में नेचर हमें बहुत कुछ देगा। Imagine Rakesh reflects on his wonderful experience of watching a seed being transformed into a full grown cherry tree, right? How he must have felt. राकेश ने जब उस चेरी ट्री को इतना ग्रो होते हुए देखा होगा तो मुझे लगता है उसे बहुत ही हैरानी की, बहुत ही गर्व की और बहुत ही ग्रेटफुल फीलिंग आई होगी। एक छोटी सी सीड को जो है इतने बड़े पेड़ में बदलते हुए देखना जो है, इससे उसे समझ में आया होगा कि पेशेंस की, सब्र की क्या वैल्यू है, राइट, क्योंकि इस चीज में टाइम लगता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आज आपने बीज लगाया तो कल हो जाएगा। और साथ ही जो है उसे इस चीज की वैल्यू भी पता चलेगी कि हमें चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। He must have realized that small actions can create something beautiful and lasting, just like life itself. उसे ये समझ में आया होगा कि हम जो छोटे छोटे एक्शन करते हैं उनसे भी जो है हम कुछ बहुत खूबसूरत और कुछ ऐसा बना सकते हैं जो सदियों तक चल सकता है, जैसे कि हमने जीवन ही बना दिया, इस पेड़ को उसने जन्म दिया, उसने इसे जमीन में लगाया, तो उसने कितनी ब्यूटीफुल चीज जो है क्रिएट की है जो सदियों तक रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमें इसमें जो भी ऑड वर्ड है, जो भी मैच नहीं कर रहा है बाकी के साथ, वो बताना है और बताना है क्यों वो ऑड वन आउट है। तो यहाँ पे पहले देखिए है चॉप, ट्रिम, स्लाइस, मिन्स। नाउ चॉप, स्लाइस और मिन्स ये सब जो है चाकू को जब आप यूज करते हो, जब खाने की बात करते हो तब यूज होते हैं ये वर्ड्स। जबकि जो ट्रिम है वो सीजर के लिए यूज होता है, जब हम कैंची का यूज करते हैं तब हम ट्रिम करते हैं, तो कपड़े को ट्रिम कर रहे हैं, बट खाने को आप चॉप, स्लाइस या मिन्स करते हो। प्लॉडेड, गैलप्ड, स्क्रैम्बल्ड, ट्रस्ट। नाउ इसमें जो ऑड वर्ड है वो है गैलप्ड, क्योंकि बाकी के जो वर्ड्स हैं प्लॉडेड, स्क्रैम्बल्ड, ट्रस्ट, ये सब जो है इंसान के पैरों के मूवमेंट को बता रहे हैं, जबकि जो गैलप्ड है ये घोड़े के मूवमेंट को बता रहा है। टेंडर, डेलिकेट, सॉफ्ट, स्मूथ, यहाँ पे जो स्मूथ है वो ऑड वर्ड है, क्यों?
क्योंकि टेंडर, डेलिकेट, सॉफ्ट, ये तो सॉफ्टनेस बता रहे हैं, जबकि स्मूथ जो है वो किसी सरफेस का टेक्सचर होता है। तो ये जो है ये बता रहे हैं कि कोई चीज सॉफ्ट है, जबकि स्मूथ क्या है, टेक्सचर है, छुओगे तो कैसा फील होगा। स्टेयर्ड, पियर्ड, पेक्ड, गेज्ड, यहाँ पे जो पेक्ड है वो ऑड वर्ड है। क्यों? क्योंकि स्टेयर्ड, पियर्ड, गेज्ड ये सब आंखों से देखने की बातें हैं। पेक्ड क्या है? चिड़िया की बात हो रही है। चिड़िया जो है जब किसी चीज पे चोंच मारती है तो उसे हम पेक्ड कहते हैं। ग्रोइंग, ब्लॉसमिंग, प्रोग्रेसिंग, प्लांटिंग, यहाँ पे जो प्लांटिंग है वो ऑड वर्ड है। क्यों? क्योंकि ग्रोइंग, ब्लॉसमिंग, प्रोग्रेसिंग ये तो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, जबकि प्लांटिंग क्या है, उससे ये एक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला है प्लांटिंग, आप कोई चीज लगा रहे हो, उसके बाद ये सब चीजें जो हैं ये ग्रोथ में हो रही हैं। तो ये ग्रोथ की बात है और ये किसी चीज को लगाने की बात है। नेक्स्ट हमें बताना है कि ये जो खाने के आइटम है इनका टेस्ट क्या होगा। तो टैमरिंड खट्टा होता है, राइट, तो टैंगी हो गया। जैगरी स्वीट होती है, गुड़ मीठा होता है। नीम लीव्स जो है वो कड़वी होती है, बिटर होंगी। पनीर, कॉटेज चीज, ये ब्लैंड होता है, राइट। पनीर में कोई ऐसे टेस्ट अपने आप में नहीं है, आप उसमें मसाला लगाते हो तब उसका टेस्ट आता है। लेमन जो है वो सावर है, यानी खट्टा है। पिकल जो है वो स्पाइसी होता है, सॉल्टी होता है, टैंगी भी हो सकता है, बट मेनली जो है स्पाइसी होता है। अ डिश ऑफ वेजिटेबल्स सॉल्टी होगी, राइट। सब्जियों की कोई डिश बनाएंगे तो वो नमकीन होगी, सॉल्टी होगी। नेक्स्ट हमें जो है इनमें से कोई भी 5 टेस्ट वर्ड्स का यूज करके जो है सेंटेंसेस बनाने हैं। तो यहाँ पे पहला है, द लेमन जूस वाज सो सावर दैट आई मेड अ फनी फेस। लेमन जूस जो है इतना खट्टा था कि मेरा चेहरा जो है अजीब सा हो गया। माई ग्रैंड मदर्स पिकल इज स्पाइसी एंड डिलिशियस। मेरी दादी माँ का जो अचार है वो स्पाइसी है और बहुत ही टेस्टी है। आई एडेड शुगर टू मेक द मिल्क स्वीट। मैंने शुगर ऐड की दूध में ताकि वो मीठा हो जाए। द ग्रीन चटनी हैड अ टैंगी फ्लेवर। जो हरी चटनी थी उसका खट्टा सा टेस्ट था। बिटर गोट टेस्ट वेरी बिटर बट इट इज हेल्दी। करेला जो है वो बहुत ही कड़वा होता है बट वो हेल्दी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके एंटोनिम्स जो है, इनके ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड जो हैं हमें यहाँ से चूज करके लिखने हैं। तो टेंडर जो है उसका मतलब होता है सॉफ्ट, राइट, तो उसका उल्टा क्या हुआ, हार्ड। स्टर्डी मतलब कोई चीज जो है एक जगह जो है बहुत ही टिकी हुई हो, हिले डुले नहीं, तो उसे कहेंगे हम स्टर्डी। शेकी का मतलब हुआ हिलने डुलने वाली। नैरो का मतलब हुआ पतला, तो वाइट इसका ऑपोजिट हुआ। वार्मथ यानी कोई चीज गर्म हो, राइट, एंड कोल्डनेस यानी ठंडा। फीस्टिंग का मतलब हुआ दावत, और फास्टिंग का मतलब हुआ उपवास करना, राइट। आप कुछ नहीं खाओ तो फास्टिंग हुआ, फीस्टिंग यानी बहुत कुछ खाना। क्रम्पी मतलब चिड़चिड़ा, चेयरफुल यानी खुश, राइट। शेल्टर्ड यानी आप किसी ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको कोई खतरा नहीं है, आप बहुत ही सुरक्षित हो। अनप्रोटेक्टेड यानी यहाँ पे आपको खतरा है। स्पेशल, कोई चीज स्पेशल है, और कोई चीज ऑर्डिनरी यानी साधारण सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कुछ लाइंस दी हैं, इसमें हमें वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और बताना है कौन सा टेंस है। तो पहला जो सेंटेंस है, राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज। यहाँ पे वॉज और बॉट जो है ये दोनों वर्ब हैं, दोनों ही सिंपल पास्ट हैं। राकेश वॉज लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर विदाउट फाइंडिंग हिम इन एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेसेस अराउंड द हाउस। तो यहाँ पे वॉज लुकिंग और फाइंडिंग दोनों ही वर्ब हैं। वॉज लुकिंग जो है वो पास्ट प्रोग्रेसिव है, फाइंडिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये जो वर्ब है ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये यहाँ पे बताया है। राकेश एंड ग्रैंडफादर gazed at the tree as though it had performed a miracle। यहाँ पे जो है gazed और performed ये दोनों ही verb हैं। gaze जो है वो सिंपल पास्ट है, एंड had performed जो है पास्ट परफेक्ट है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे fill in the blanks करने हैं विद करेक्ट फॉर्म ऑफ सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट परफेक्ट टेंस। I was sitting with my grandparents in the garden, sharing the wonderful memories from my childhood. As we were talking, I realized how much wisdom they had imparted to me over the years. While I was listening to their stories for hours together, I remembered the times we had spent together planting flowers and learning about life. By the time I left, the sun had set, and I felt a deep sense of gratitude for the bond we had nurtured
through love, care and countless memories. नेक्स्ट है हमारा ग्रामर का टॉपिक पंक्चुएशन मार्क्स। नाउ पंक्चुएशन मार्क्स हम सबको पता है क्या होते हैं। जब भी हम लिखते हैं तो ये जो हम मार्क्स यूज करते हैं, जैसे कॉमा है, फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कॉमास है, अपोस्ट्रोफी है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, ये सब क्या है? पंक्चुएशन मार्क्स हैं। नाउ फुल स्टॉप का यूज होता है जब भी कोई सेंटेंस एंड होता है। कॉमा का यूज हम करते हैं जब हम जो है लिस्ट के आइटम्स बता रहे हो, क्लॉजेज हो सेंटेंस में उन्हें कनेक्ट कर रहे हो, फ्रेजेस हो, तो इन सब चीजों के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। बेसिकली सेंटेंस के फ्लो में जहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है, एक छोटा सा ब्रेक, वहां पे कॉमा आता है। क्वेश्चन मार्क, जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को जो है एक्सप्रेस कर रहे हो, या फिर किसी चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे जो है एंड में मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगी। नेक्स्ट है कॉलन। कॉलन का यूज हम करते हैं जब हम कोई लिस्ट को इंट्रोड्यूस करें, जैसे दिस इज द लिस्ट ऑफ आइटम्स आई हैव, पेन पेंसिल, तो यहाँ पे आइटम्स आई हैव के बाद आ जाएगा कॉलन, उसके बाद मेरी लिस्ट आ जाएगी, पेन पेंसिल नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप, जो भी आप लिख रहे हो। ऐसे ही सेमी कॉलन का यूज तब होता है जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को साथ में लिख रहे हो, बट दोनों आपस में कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई कनेक्शन ही नहीं है। जैसे यहाँ पे है शी लाइक्स रीडिंग, ही प्रेफर्स राइटिंग, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, राइट, दोनों अपने मीनिंग के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में हम जो है इन दोनों के बीच में कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि इसे रीडिंग पसंद है, उसे राइटिंग पसंद है, तो यहाँ पे जो है कनेक्शन भी है, बट दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो हमने यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। अपोस्ट्रोफी का यूज हम करते हैं एक तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जैसे जब जो है ही इज है, शी इज है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों वर्ड को जब जोड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमने अपोस्ट्रोफी लगा दिया। दे विल है, दे और विल को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो दे अपोस्ट्रोफी एल एल, आई एम को करा तो आई अपोस्ट्रोफी एम। ऐसे ही अपोस्ट्रोफी का यूज होता है पोजेशन दिखाने के लिए कि इसकी किताब है, उसकी बुक है, उसकी पेंसिल है, सीताज बुक, राम्स बुक, राम्स पेंसिल, तो यहाँ पे जो है हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं पोजेशन बताने के लिए। नाउ अगर जो है यहाँ पे जो नाउन है वो एस में एंड हो रहा है, जैसे कि मनस है, मनस का नाम जो है वो एस में एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे पोजेशन दिखाने के लिए, यहाँ पे हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके आगे दोबारा एस नहीं आता है। बट अगर हम जो है कोई और ऐसे नाम के आगे जो है बता रहे हैं कि उसका पोजेशन में है जिसमें एस एंड नहीं हो रहा है, तो वहां पे अपोस्ट्रोफी एस आता है। ओके, अगर नाउन जो है एस में एंड होता है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन आता है। कोटेशन मार्क्स का हम यूज करते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं या किसी के वर्ड को कोट कर रहे हैं, कि किसी ने कुछ कहा, आप उसे दूसरे इंसान को एग्जैक्टली उसी शब्दों में जो है वो बता रहे हो, कोटेशन बता रहे हो, कोई कोट्स हैं, डायरेक्ट स्पीच में बात हो रही है, राम सेड गो देयर, कम हेयर, राइट, तो ये सब जो है कोटेशन मार्क्स में आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास में। डैश का यूज होता है दो अलग अलग अगर थॉट्स जो है साथ में लिख रहे हैं तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए। कैपिटलाइजेशन का रूल क्या है, किसी का नाम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, राइट, किसी देश का नाम, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, ये सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। डेज मंथ्स फेस्टिवल, ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। टाइटल्स विद नेम्स, अगर जो है डॉक्टर स्नेहा है, मिस्टर पटेल है, मिसेस शर्मा है, तो ये जो टाइटल्स हैं ये सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, साथ ही उनका नाम भी। डीटीज एंड होली बुक, भगवान का नाम जो है, या फिर हम भगवान की किताबों की बात करें, जैसे कुरान है, गीता है, बाइबल है, तो ये सब जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। एडजेक्टिव्स फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, अगर हम प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बना रहे हैं, जैसे इंडियन अमेरिकन, राइट, जो इंडिया में रहता है, इंडियन अमेरिका में रहता है अमेरिकन, तो ये सब भी जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। ज्योग्राफिकल फीचर्स, रेसेस, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, ये सब जो हैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। टाइटल्स ऑफ बुक्स, पोएम्स और प्लेस, ये सब भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया है जिसे हमें करेक्टली पंक्चुएट करना है, तो इसका करेक्ट पंक्चुएशन जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, इसे आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में।
नेक्स्ट हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है। ट्रांसक्रिप्ट आपको पेज 201 पे दिख जाएगी। उस ट्रांसक्रिप्ट को रीड करके या फिर आपकी टीचर अगर उसे रीड करके सुनाएंगी तो उसे सुन के जो है आपको बताना है इन सारे स्टेटमेंट्स में कौन से 4 ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, कौन से सही हैं 4। तो 1, 2, 3 एंड 7 जो है वो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप उसे रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है सिलेबल। सिलेबल क्या होते हैं? किसी वर्ड में कितने वावल साउंड्स आ रहे हैं। जैसे कि किसी का नाम है आरोही, तो आरोही में 3 सिलेबल हैं, आ, रो, ही। तो यहाँ पे 3 साउंड आ रहे हैं, राइट। पहले में आ का आ रहा है, फिर रो में जो है ओ का आ रहा है और ही में जो है ई का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे 3 वावल साउंड है, यहाँ पे हो गया 3 सिलेबल का वर्ड ये। तो ऐसे ही जो है आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको बताना है इनमें कितने सिलेबल्स हैं। पहला है माउंटेन्स। माउंटेन्स में है 2 सिलेबल्स, 2 बीट्स, माउंटेन्स। तो यहाँ पे जो है 2 साउंड आ रहे हैं, माउंटेन्स। कैटरपिलर में 4 साउंड है, कैट और पिलर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, यहाँ पे ई का आ रहा है, यहाँ पे आई का आ रहा है और यहाँ पे ए का अगेन आ रहा है। तो यहाँ पे 4 सिलेबल हो गए। स्लोप में एक ही साउंड है, स्लोप। यहाँ पे जो है ओ का जो साउंड है बस वही आ रहा है, प के बाद जो है ई का साउंड दोबारा से नहीं आ रहा है, राइट। स्लोप पे ही नहीं कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे स्लोप में सिर्फ एक ही सिलेबल है, ओ का साउंड आ रहा है। ग्रैंडफादर में 3 सिलेबल है, ग्रैंड फादर। हिमालयन में 4, हिमालयन। टेंडर में 2, टेंडर। डिस्टर्ब में 2 साउंड है, डिस्टर्ब्ड। परफॉर्म्ड में है 2, परफॉर्म्ड। तो हमें याद रखना है हम खाली वावल के साउंड्स की बात कर रहे हैं, ओके। जैसे यहाँ पे परफॉर्म्ड में जो है एंड में ड का साउंड भी आ रहा है, बट ड जो है वो वावल नहीं है, तो इसलिए वो सिलेबल में काउंट नहीं होगा। सिलेबल में खाली वावल के जो साउंड्स हैं वो काउंट होते हैं। तो परफॉर्म्ड में हो गया 2, इंटेंशन में हो गया 3, इंटेंशन। न्यूज़पेपर में 2, न्यूज पेपर। फेवरेट में 3, फेवरेट, फेवरेट। तो यहाँ पे जो है ये इनके करेक्ट साउंड्स हैं। ये प्रैक्टिस आप ऐसे भी कर सकते हो, जब जब जो है सिलेबल का साउंड आ रहा है आप एक बार ताली बजाओ, तो इससे जो है बीट्स की प्रैक्टिस हो रही है। माउंटेन्स 2 बार ताली बजाई, कैटरपिलर, तो यहाँ पे जो है 4 बार ताली बजाई। तो ऐसे जो है आप बीट्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे आपका सिलेबल का जो साउंड है वो क्लियर हो जाएगा। बट याद रखना है सिलेबल्स जो है सिर्फ किसी वर्ड में जो वाउल साउंड्स हैं उनकी बात होती है, बाकी साउंड्स नहीं है, ठीक है। कितने वाउल साउंड्स आ रहे हैं एक वर्ड में, वो हो गए उस वर्ड के सिलेबल्स। नेक्स्ट हमारी स्पीकिंग एक्टिविटी है। हमें वन महोत्सव दिवस के बारे में बोलना है। नाउ बोलने से पहले कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको प्रिपेयर करने हैं कि कब ये सेलिब्रेट होता है, कौन सेलिब्रेट करता है, क्यों सेलिब्रेट होता है, कैसे इसे सेलिब्रेट किया जाता है और क्या मैसेज है सेलिब्रेशन का। तो हम कैसे बोल सकते हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट वन महोत्सव दिवस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। व्हेन एंड हु सेलिब्रेट्स इट? One Mahotsav, also called the Festival of Trees, is celebrated every year in the first week of July all over India. It was started by K.M. Munshi, the then Union Minister for Agriculture in 1950. People of all ages, students, teachers, environmentalists, and citizens take part in it. Why it is celebrated? It is celebrated to create awareness about the importance of trees and to encourage people to plant more and more saplings. Trees help us get clean air, protect the soil, bring rain, and make the earth green and healthy. How it is celebrated? During this week, tree planting drives are organized in schools, offices, and public places. Children and adults plant saplings, water them, and take a pledge to care for them. Many awareness rallies and poster making activities are also held. Message it conveys: the main message of One Mahotsav is each one plant one. It reminds us that protecting trees means protecting life on earth. Thank you. Now जब आप ये बोलोगे तो ये जो points है, when and who celebrates it, why it is celebrated, how it is celebrated, message it conveys, ये आपको हेडिंग्स नहीं बोलनी है, ठीक है। खाली जो इसके बीच में लिखा हुआ है वो बोलना है, ये नहीं बोलना है। नेक्स्ट है राइटिंग एक्टिविटी। आर्टिकल की बात हुई है यहाँ पे। आर्टिकल क्या होता है? अ पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक।
किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप कुछ लिखो तो वो हो गया आर्टिकल। इसमें जो है जो भी राइटर की इंडिपेंडेंट ओपिनियंस होती हैं वो एक्सप्रेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे ग्रुप की ओपिनियन बता रहे हो, पूरे स्कूल की नहीं, आप अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन जो है आर्टिकल में लिखते हो। आर्टिकल्स जो है वो न्यूज़पेपर में, न्यूज़लेटर्स में, मैगजीन्स में, जर्नल्स में और बहुत सी ऑनलाइन पोर्टल्स में पब्लिश होते हैं ना। यहाँ पे जो है आर्टिकल कैसे लिखा जाता है वो आपको बताया गया है। सबसे पहले तो हेडिंग या टाइटल आएगा, उसके बाद जो है नेम ऑफ द राइटर उसके नीचे आ जाएगा, एंड उसके बाद लेआउट क्या है, पैराग्राफ 1 में जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा टॉपिक का या इशू का जिसके बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हो, और उसके बाद जो है वो पैराग्राफ जो है वो मेन आइडिया बताएगा कि ये जो टॉपिक है इसका मेन आइडिया क्या है ये टॉपिक, क्यों इस पे मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, क्या है। ओके, उसे एक्सप्लेन करना है बेसिकली टॉपिक को पहले पैराग्राफ में। दूसरे में जो है आप उसे और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, बताओगे फैक्ट्स क्या हैं, क्या फायदे क्या नुकसान है, जो भी टॉपिक है उस हिसाब से आप उसे इलेबरेट करोगे। तो पहले वाले में आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो टॉपिक का, उसके बारे में छोटी सी डिटेल दे रहे हो कि ये है टॉपिक, एंड सेकंड में आप उसे इलेबोरेट कर रहे हो। थर्ड में जो है आप उसके डिसएडवांटेजेस, परिणाम जो भी हैं वो बताओगे कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो इसका ये नुकसान है। एंड लास्ट पैराग्राफ में जो है आप सजेशंस दोगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कर सकते हैं। एंड आप एंड करोगे अपना आर्टिकल विद अ वर्ड ऑफ होप, अ वर्ड ऑफ कॉशन और अ कॉल फॉर एक्शन। नाउ नेक्स्ट जो है आपको एक आर्टिकल दिया है उसे आपको कंप्लीट करना है। ट्रीज आर लाइफलाइन। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में आ जाएगा हमारे आर्टिकल का टाइटल, ट्रीज आर लाइफलाइन बाय, यहाँ पे आपका नाम और क्लास आ जाएगा। Trees are essential for life on Earth. Without them, life as we know would stop existing. This is the reason why trees are our lifeline. Trees provide us food, shelter, and even medicine. Trees absorb carbon dioxide and release oxygen, helping us breathe. This process also reduces pollution and keeps the environment clean. Additionally, trees give us fruits, nuts, and other foods. Trees also help in climate control and prevention of soil erosion. If trees were not there, air would be polluted and we would struggle to breathe. Moreover, our planet would be barren, lacking food, shelter, and life-giving greenery. To conclude, trees are true friends. Protecting and planting trees ensures a better future for everyone on Earth. Therefore, we must act now to protect and plant more trees, preserving Earth's green lifeline for future generations. बैरन का मतलब होता है बांझ, यानी ऐसी जमीन जहां पे कुछ भी ना उग पाए, जो बिल्कुल बेकार हो, उपजाऊ नहीं। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.